हाँ सर, मैंने आपको होस्ट किया है, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। Okay, there was something technical glitch, I think. So today we got a little bit late. We will wait for another 1 or 2 minutes to let some people join, and we'll start. Please stay tuned. We will be continuing in few minutes. Okay, I think that we should start. सब चालू करता है. Hello.
Yes. So, good morning, one and all. We are a bit late today because of some technical glitch. Okay. So, myself, Dr. Swapnil Gawande, Ayurveda consultant for pain, stress, and sport injury management. Very good morning, ma'am. सो वी आर ऑलरेडी लेट. तो हम आज का टॉपिक जो कि बहुत ही कॉमन होता है नी पेन मैनेजमेंट का, तो हमने नी के लिए एक लेक्चर पहले भी किया था, लेकिन इट वाज लाइक नी बियॉन्ड द नी, यानी रीजनल इंटरडिपेंडेंस कैसा होता है. कभी कभी नी में इंजरी ना होती हुए भी इंजरी को कैसे नी में इंजरी या नी पेन होता है विदाउट डायरेक्ट इंजरी टू द नी, यानी तो वो उस पे हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसमें पेल्विक अलाइनमेंट और पेल्विक माल फॉर्मेशन या पेल्विक डिफॉर्मिटी का या फिर सैक्रोइलियक जॉइंट का डिस्फंक्शन जो होता है उसका कैसा इम्पैक्ट नी पेन पे होता है, ये हमने उस टॉपिक में देखा था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलरली एक्यूट नी इंजरी पे जो पेशेंट आता है कि मुझे कुछ स्प्रेन हो गया है या खेलते खेलते गिर गया हो या सीढ़ियाँ उतरते हुए या कुछ भी एक्यूट पेन, सडन पेन जब शुरू हुआ है पेशेंट को, उसको आज हम देखने वाले कि कैसे असेस किया जाए और उसके बाद में कैसे उसको मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल हुआ जाए. डिटेल में ट्रीटमेंट नहीं, बट कैसे उसको हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए उसकी तरफ देखने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, sir. Okay, thank you. Then I'm going to share the screen. Somebody please let me know if the screen is clearly visible. Yes, sir. So is my slide are showing to you? Yes, sir. Okay. So today's topic is acute injuries. The primary focus will be on the assessment and the management protocols. Okay. So क्या होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए अगर कोई पेन पेशेंट आता है हमारे पास एक्यूट नी जॉइंट का पेन लेके, दर्द लेके कि डॉक्टर साहब अचानक मैं कुछ कर रहा था और मुझे अचानक से पेन शुरू हो गया है. तो ऐसे वक्त हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक एनाटॉमी उस ट्रॉमा से रिलेटेड पता होनी चाहिए. तो अंडर जो बेसिक फंक्शनल एनाटॉमी है रिलेटेड टू ट्रॉमा हमें पता होना चाहिए. उसके बाद में हमने कुछ सिस्टमेटिक असेसमेंट करना चाहिए उसे स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि एक्चुअली किस स्ट्रक्चर में पेन है. उसके बाद में हमें कॉमन एक्यूट इंजुरीज को समझना है कि कॉमन एक्यूट इंजुरीज कौन सी होती है, एंड देन हमें इस पे डिफरेंशिएट करना है कि लिगामेंट में है, मिनिस्कस में है, या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू या एक्सटेंसर मसल यानी मस्कुलर पेन है. और उसके बाद में फिर हमें उसका प्लान बनाना है कि एविडेंस बेस यानी कैसे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान कैसे रहेगा, उसका एक्यूट फेज में हमें क्या करना है, फिर क्रॉनिक फेज में क्या करना है, और फिर उसको रिहेबिलिटेशन में हमें कैसे जाना है. तो ये बेसिक थिंग हमें समझनी होगी. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन थिंग कि फंक्शनल एनाटॉमी में बेसिकली क्या क्या होता है. नी जॉइंट में बोन्स होती है, टिबिया होता है, फीमर होता है, फिबुला होता है और पटेला होता है. ये चार बोन्स होती है. लिगामेंट्स में वैसे तो बहुत सारी लिगामेंट्स होती है, पर जो मेन लिगामेंट्स होती है जो इंजर्ड होती है कॉमनली, वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दैट इज एसीएल, पीसीएल, एमसीएल एंड एलसीएल. ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है. उसके बाद में मिनिस्कस अफेक्ट होते हैं. मिनिस्कस टीयर हो जाता है, एन्युलर टीयर हो जाता है, बकेट हैंडल टीयर हो जाता है. तो पोस्टेरियर एंड लैटरल सॉरी मीडियल एंड लैटरल मिनिस्कस, ऐसे दो मिनिस्कस होते हैं. उसके बाद में मसल्स होती है, क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, गैस्ट्रोनिमस या काफ मसल्स, ये सारी मसल्स होती है. और उसके बाद में वहां पे ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन होती है, यानी वहां से पॉप्लिटियल नर्व, पेरोनियल नर्व, साइटिक नर्व पास होती है. वहां पे बाकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स भी पास होती है. तो हमें इन सारे स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखते हुए असेसमेंट पे आगे बढ़ना है. सो दिस इज द फंक्शनल एनाटॉमी. ये सारी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है ये हमारे नी के नॉर्मल फंक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं.
देन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, हमें पेशेंट को पूछना है कि आपको इंजरी कैसे हुई। कोई आके आपसे कोलाइड करके गया, यानी कांटेक्ट, आप या फिर आप दौड़ते दौड़ते या फिर चलते चलते या सीढ़ियाँ चलते या उतरते हुए आप किसी भी एंगल में कैसे ट्विस्ट हुआ था या कैसे आप गिरे थे। तो ये हमें उनको थोड़ा सा मैकेनिज्म पूछना है कि इंजरी कैसे हुई। क्या हाइपर एक्सटेंशन में हुई थी, क्या पैर आप किक मार रहे थे और पैर ज्यादा एक्सटेंड हो गया, वॉल्गस प्रेशर यानी बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर आया, अंदर की तरफ से बाहर प्रेशर गया, या बहुत बार कार एक्सीडेंट में या एक्सीडेंट में डैशबोर्ड इंजरीज हो जाती है जहां पे डायरेक्टली घुटना किसी चीज से कोलाइड हो जाता है, या फिर डायरेक्ट ब्लो या कुछ चीज जैसे कि बॉल या स्पोर्ट इंजरी में कहीं बॉल या कोई चीज डायरेक्ट आकर घुटनों पे लगी हो, एक्सीडेंट में लगी हो, कुछ चीज में स्पोर्ट में लगी हो, या फिर कुछ भी कारण से वो चीज बाहर से आके डायरेक्टली आपको हिट किया है। क्यों जरूरी है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी समझना? क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी अगर हम समझते हैं तो वो प्रेडिक्ट कर देता है कि कौन सा स्ट्रक्चर इंजर्ड हुआ होगा। हम उसका फंक्शनल एनाटॉमी चेक करके हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ये हुआ होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट हम फिर प्लान बना सकते हैं। So mechanism of injury is very much important. To understand the mechanism of injury is very important to understand the nature and the structure of the injury. तो असेसमेंट के लिए असेसमेंट के लिए एक ये वीडियो आई एम गोइंग टू प्ले। सो व्हेन आई एम गोइंग टू प्ले द वीडियो, प्लीज लेट मी नो समबडी कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो का। Okay, so we are going to assess the knee today. So the most commonly affected structure of the knee is the ACL. Sound आ रहा है मैडम? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are going to assess the knee today. So the most commonly affected structure of the knee is the ACL ligament, that is the anterior cruciate ligament. So we are going to first assess the ACL stability or the ACL integrity. For that, we are going to perform 3 clinical tests. First one is the Lachman test, second is the anterior drawer test, and the third one is the pivot shift test. So for the first Lachman test, what you can do, we can flex the knee, stabilize the femur, and push anteriorly the tibia. If tibia is easily coming anterior, so or you feel the laxity, then it is a positive sign. The another method or the another way to perform this test is also that you can stabilize the femur with your thigh and try to evaluate. So if the translation is easier, then this is the first stage Lachman test, which would come positive. Remember, always assess the unaffected knee first. Remember my words. If a patient comes to you and telling about the pain and instability in the right knee, first you have to assess the non-affected knee first, because the non-affected knee will be the normal, so you will get to know what is normal, then only you can compare it with the affected knee. Now, the second test for the ACL integrity or the stability, here we are going to flex the knee for about 90 degree. The foot is completely rested on the table or couch, and we are going to pull the tibia against the joint. So if there is, you find the laxity or the tensegrity is reduced compared to the other knee, as I have told earlier, that always test the non-affected or the normal leg first, then come to the affected leg. And if you find the difference between the laxity or if the tibia is coming more anteriorly,
than the normal leg, then the test may be positive, and there may be the rupture, there may be a sprain into the ACL ligament. Now we are going to see the pivot shift test. For the pivot shift is the when the patella is not in the mid of the knee joint. So it is called as the pivot shift. In layman's language, for the purpose of understanding, I am telling you, when the patella is anterior, medially or laterally shifted, it is called as. So if there is a pivot shift, so this pivot shift test, when we are flexing the knee about 70 to 80 degree, then I will give the laterally, I will rotate the ankle externally, will give a slight valgus pressure and then do the extension. Got to know this. Flexing the knee completely, applying the valgus force, rotating the ankle externally, and then complete extension. If there is a clicking or there is a plunk like sound there, then it is a pivot shift. There may be a ACL disintegrity or the ACL sprain or ACL tear may be present. So this was the basic test for the ACL. So in any sporting injury or any injury, ACL is the first commonest ligament to be get injured. After that, the most commonest ligament or along with the ACL is the PCL ligament. So here we are going to see the assessment of PCL ligament. Here the knee is fully flexed or flexed up to 90 degree. The foot is rested, and here what I am doing, I am grabbing the tibial condyle, both the condyle, and pressing back the tibia posteriorly. So if there is a buckling or if there is a laxity you find compared to the another leg, then it will be a positive posterior drawer test, which will suggest the involvement of the PCL ligament, or there may be a disintegrity or rupture or the tear into the PCL ligament. Now we are going to see the assessment for the medial collateral ligament and the lateral collateral ligament. So for medial collateral ligament and the lateral collateral ligament and the medial collateral ligament, the genre or the method of maneuver is same, but there is slightly different. So you have to understand the biomechanics of this particular test. So for medial meniscus assessment, what we have to do, we have to flex the knee completely. Then again, we are going to externally rotate, give the valgus test. So if the patient is complete reproduce the pain in this region, then it is confirmed that it is a medial collateral ligament injury. Or what you can do, the same, completely extend the knee and give the valgus pressure. So if the pain is reproduced in the medial aspect of the knee joint, then we can suspect here the medial collateral ligament tear or rupture or disintegrity. The same thing, I will repeat it, fully extension of the knee, external rotation of the ankle, and valgus pressure. This is the maneuver for the medial collateral ligament. Then for the lateral collateral ligament, you have to do the vice versa. You have to internally rotate the ankle,
stabilize the femur and give the valgus varus stress. So when you will do this varus stress, the pain will be reproduced into the lateral aspect of the knee joint, which will where we can confirm the lateral collateral ligament disintegrity or the injury. Now, these were the tests for the ligaments. Now we are going to assess the meniscus. So the most commonly affected ligament is the medial meniscus. So to assess the medial meniscus, we have to again flex the knee. We will externally rotate the ankle joint, flex the knee to the 90 degree, and then put the valgus pressure. This is for the medial knee. I am putting, that is pressing from outside, from lateral to medial. That is valgus pressure. Externally rotating the ankle, and then I am doing the complete extension. So if the patient is complaining about the pain inside the knee, so there are the chances that there is a meniscal tear. Got it? I will perform it one more time. Completely flex the knee, externally rotate the ankle, then giving the valgus pressure, that is from lateral to medial, and then completely extending the knee. So this is called the McMurray test, McMurray's test, or for the medial meniscus. For the lateral meniscus, the same, we have to flex the knee. Now we have to internally rotate the ankle and stabilize the femur, give the varum pressure or varus pressure, and extend the knee. I will perform one more time. Sorry, just a minute. Okay, so we are going to assess the knee today. That there is a meniscal tear. Got it? I will perform it one more time. Completely flex the knee, externally rotate the ankle, then giving the valgus pressure, that is from lateral. Okay, so we are going to assess the knee today. So the most common give the varum pressure or varus pressure and extend the knee. I will perform one more time. Complete flexion of the knee, that is 90 degree. Then internal rotation, putting the varus pressure and extending the knee completely. If the patient pain is recreated into the lateral part, then it will be a positive sign for the lateral meniscal tear. Now, one thing I will tell you, whenever performing the McMurray's test, either it may be for the medial meniscus or either it may be for the lateral meniscus. If the knee gets locked, then it is a sign that there is a medial meniscus tear, which is type of a bucket handle tear. So with this test, not only you can clinically judge the meniscal tear, but also the type of tear. So it is a circumferential tear if the pain is recreating, and if the knee is getting locking, then it will be a bucket handle tear. So the type of tear can also be assessed. Either it may be a angular tear or either it may be a circumferential tear.
or there may be a sign when you are performing this test, the knee will give away. For example, the knee will give away. Give away means there may be instability. So that is also a positive sign for the meniscal tear. So this was the assessment of the knee joint. These are the basic 7 tests which you have to perform when a knee joint pain patient comes to you. So this was the actual demonstration of the knee evaluation you should perform to every patient. Then we come to the rehabilitation or to the recovery phase. So first, this should be the workflow, that is in the phase 1 we should cover the pain and swelling. Then we should restore the range of motions. Then we have to strengthen, and then neuromuscular training we should provide or advise the patient. So in the primary stage, we have to protect the injury, reduce the pain, reduce the swelling. For that purpose, we can use multiple modalities. Like we can do the ice pack after the 24 hours, 72 hours. We can do the pani shake. We can apply the lip, shothar lip. We can apply to reduce the pain and the swelling. Then the active range of motion, we should restore the flexibility. For restoring the flexibility, we can do the Murivenna oil dhara, and also do the some of the myofascial release technique or Vedan Karma you can do at that time. Then for muscle strengthening, after that you go for the Abhyanga, for Janubasti. इन सारी चीजों को आप कर सकते हो एक बार अगर आप इस फेजेस में जाते हो। तो उसके बाद में आपको उसको थोड़ा थोड़ा फिजियोथेरेपी या एंड्योरेंस ट्रेनिंग, योगा, ये सारी चीजें करने के लिए बोलना है। और फिर न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग यानी बैलेंस ठीक करने के लिए वन लेग स्टैंडिंग जैसी एक्सरसाइज हो गई, उसका एजिलिटी यानी स्पीड बढ़ाने को बोलना है, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने को बोलना है। और उसके बाद अगर वो स्पोर्ट्समैन या कोई एक्टिविटी है तो उसको बाद में उनको अलाउ करना है टू क्रिएट द एक्टिविटी। अब एक्यूट में पेन मैनेजमेंट कैसे करना है? तो पेन मैनेजमेंट में इस बात को याद रखिए, शांति और प्यार बहुत जरूरी है जिंदगी में भी और एक्यूट पेन मैनेजमेंट में भी। तो ये जो शांति और प्यार है, ये इसको हम समझते हैं पीस एंड लव की तरह। तो पीस का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द इंजुरी एरिया फ्रॉम द फर्दर डैमेज। तो पहले आपको इमोबिलाइजेशन करना है। ये सेम चीज सुश्रुत संहिता में भी 18वें अध्याय में बताई गई है बंदे चिकित्सा में। उसके बाद में उसको एलिवेशन पे रखना है कि जिससे कि स्वेलिंग का हो जाए। अवॉइड एंटी इंफ्लामेटरी मिसयूज। क्या होता है ना कि पेशेंट बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी स्प्रे भी मारते हैं उस पे, उसके बाद में गोली भी खाते हैं, हर 2-4 घंटे बाद गोली खाते हैं। तो ये ओवर यूज बंद करना है। बिकॉज क्या होगा कि एक्सेसिव एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग से क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन जो है ये नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे तो बॉडी रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा इंजरी हीलिंग में। देन कॉम्प्रेशन बैंडेजिंग करना है। बंद आप उसको करना है। अगर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है तो इमोबिलाइज कर दीजिए पेशेंट को। और पेशेंट को एजुकेट करना है कि जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत ज्यादा उसमें हड़बड़ाहट मत कीजिए, धीरे धीरे पेशेंट का ठीक होगा। और फिर जब रिकवरी फेज में आएंगे तो धीरे धीरे हमें उस पर लोड बढ़ाना है। जैसे मैंने बताया कि फिर जैसे इनिशियल स्टेज में उसको इमोबिलाइज करेंगे, फिर उसको हम वेदन कर्म धारा, उसके साथ में थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन के लिए करेंगे। ऑप्टिमिज्म पेशेंट में लाना है, यानी पेशेंट को पॉजिटिवली ये करना है कि आप डरिए मत, जिसको हम आश्वासन चिकित्सा भी कहते हैं आयुर्वेद में, वो आश्वासन चिकित्सा में करना है। हमें चेक करना है कि कहीं पे वॉस्कुलराइजेशन डिस्टर्ब हो गया है क्या। जैसे पेशेंट को डर जाता है, बहुत बार बीपी बढ़ जाता है, बहुत बार घबराहट आ जाती है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा स्टेबिलाइज करना है। और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ हमें प्रमोट करना है, क्योंकि बेड रेस्ट या रेस्ट करना ये अभी आउटडेटेड माना जाता है। तो आपको ग्रेजुअली अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस में एक्सपर्ट होकर उस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको सपोर्टिव मैनेजमेंट में आपको प्रॉपर एनालिसिस यूज कीजिए। हमारे इसमें शल्लाकी हो गई या फिर शोथर लेप, शूलर लेप आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रेसिंग प्रॉपरली करना है, इमोबिलाइज कर देना है अगर नी को बहुत ज्यादा बकलिंग है या पेशेंट अनेबल है वेट बेयरिंग करने के लिए।
कुछ समय तक क्रचेस भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को, तो उसे बताइए कि ये आपको बहुत देर तक नहीं यूज करना है, लेकिन अगर आप पे बार बार आप उस पर लोड डालोगे, एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इंजरी बढ़ने के चांसेस है। अब किस कंडीशन में आपको रेफर करना है पेशेंट को, तो अगर आपको सर्ट वहां पे फ्रैक्चर लग रहा है, डिसलोकेशन लग रहा है, तो कोशिश मत कीजिए रिलोकेट करने की, क्योंकि हो सकता है कोई नर्व या वेसल डैमेज हो सकती है, न्यूरोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, एक्सट्रीमिटीज क्लोज हो चुकी है, क्लोज है, बहुत ज्यादा लॉक हो गया है नी, तो आपको रेफर करना है। मैकेनिकल लॉकिंग ऑफ द नी, नी लॉक हो गया है जैसे कि मैंने बताया था, सीवियर स्वेलिंग या हेमेथोरेसिस हो चुका है बहुत ज्यादा, वहां पे आपको हेमेटोमोसिस दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्लूइश स्किन कलरेशन हो चुका है, तो आपको ये करना है। अगर पेन और स्वेलिंग बढ़ रही है ग्रेजुअली, तो भी आपको इमीडिएटली पेशेंट को एमआरआई, एक्सरे या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफर करना है। इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसमें, कि हम इसमें एक्सरसाइज दे सकते हैं, मैनुअल थेरेपी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, अगर स्प्रेन है, स्ट्रेस है, अगर हैमस्ट्रिंग या क्वाड्रिसेप में स्प्रेन आ गया है, हम टेपिंग कर सकते हैं, आईएसटीएम कर सकते हैं, मायोफेशियल रिलीज कर सकते हैं, कुछ ऑस्टियोपैथिक टेक्निक यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आयुर्वेदिक इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, लेप चिकित्सा, हम बंध चिकित्सा यहाँ भी यूज कर सकते हैं। मर्म चिकित्सा से भी हेल्प होगा, क्योंकि जानु इटसेल्फ भी तो जानु मर्म, और एक वैकल्यकर मर्म है, तो उसमें हम मर्म चिकित्सा भी कर सकते हैं। पंचकर्म सिलेक्टेड केसेस में कर सकते हैं, जैसे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से क्रॉनिक पेन है या एक्यूट पेन, जब पेन कम हो जाए तब जाके हम उसमें पंचकर्मा ये कर सकते हैं। और प्रोग्रेसिव रिहेबिलिटेशन का मतलब फिर धीरे धीरे उसको बैक टू द वर्क लाना है हमें पेशेंट। तो ये ऐसा इंटीग्रेटेडली इस तरह से हम अ, ये सारी चीजों को हम दिमाग में रख के ट्रीट कर सकते हैं, एक्यूट पेन मैनेजमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो। यहां तक कोई इश्यू या वॉज इट गुड टिल देन? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या कुछ चीज है जो समझ में नहीं आई? हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए आई मूड थोड़ा सा फास्ट। क्या आपको ये सारी मोडेलिटीज देखनी है? शुड वी कंटिन्यू द लेक्चर और शुड वी स्टॉप फॉर टुडे? No, sir. Continue करना है. Okay, there are 41 peoples. Yes, So sir, we'll we take should a short continue. break. So those who want to continue, type yes. Those who want that this the next modality should continue in the next lecture. Okay, okay. Maximum people are asking to continue. So now, up till now, we have seen the assessment. We have seen the only Dr. Maya Patil is telling the next lecture, but majority is with the continuation. Ma'am, sorry to disappoint you. We are going to continue, but यहाँ तक आपको समझ में आया है, या आप किसी अभी तक किसी को कोई क्वेरी इसमें आई है? Please be fast. Sorry, madam, no recordings are available. Please come on. लेट मी नो कि अभी तक कोई क्वेरी आपको समझ में आई है, या अभी तक कोई कुछ, क्योंकि कुछ केसेस मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि ये जो सारी मॉडलिटीज मैंने अभी बोली है, इसमें से कुछ आपने सुनी होगी, कुछ आपके लिए नहीं होगी। कितने लोगों के लिए इसमें से कुछ जो ये थी वो नहीं थी? Sir, you said some therapies, though I could not understand. Some even names also could not catch. So that's why I could not able to ask you questions. Okay. So I am going to present some of the things, that is the knee injury,
Example, laser therapy you said, sir, kind of infrared kind of something you said. No, it was ISTM. It was not infrared. So here is the knee injury setting treatment protocol. Is my slide visible? Yes, sir. Visible. Okay. So here are lots of videos. So please let me know if the video sound is clear or not. So when we are thinking the knee joint according to the Ayurveda point of view, there are, please excuse some of the spelling mistakes in this slide. The knee joint is Janusandhi, it's a marma, Janumarma. The type of marma is a Sandhi marma and a Vaikalyakar. It is the Adhishtan for the Kapha dosha, and it contains the Asti, Majja, Rakta, Mans, Med and Rasa Dhatu. So almost all the dhatus are present in the Sandhi, Janu Sandhi. Then the Upadhatus are the Kandara, Shira, Snayu and Peshi. Okay. So we can correlate them anatomical structures along with the Ayurveda dhatu, which are that the bones can be correlated with the Asti dhatu, ligaments, Snayu, tendons with Shira and Kandara, muscles with the Peshi, meniscus with the Med, Majja and Vasa, synovial fluid with the Shleshmadhara Kala and Barsa with the Picha. तो ये एक सामान्यता अपन उसको कंपेयर कर सकते हैं. देन quadriceps टेंडन पुल. देखिए ये जो है, ये जो इसमें जो मैं टेक्निक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज अ मायोफेशियल रिलीज या ट्रिगर पॉइंट रिलीज भी इसे कहते हैं. ये पेशेंट जो था, ये बेसिकली आया था नी पेन के लिए, लेकिन इसका अपर थाई जो था ये ब्लॉक हो गया था, इसकी वजह से नी ब्लॉक हो गया था. और द पेशेंट को प्राइमरी कंप्लेंट था कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आई कैन नॉट बेंड माई नी. तो हम देखते हैं कि बिना किसी हेल्प के, केवल मायोफेशियल रिलीज से पेशेंट को कैसे रिलीफ मिलता है. तो शायद साउंड इसमें लो है, इसलिए मैं आपको वॉइस ओवर बता रहा हूं कि पेशेंट ने कहा था कि यहाँ पे पेन है इस रीजन में. तो दिस इज द मायोफेशियल रिलीज. मायोफेशिया एक ऐसी ऑर्गन होता है हमारा बॉडी का जो हमारी बिलो स्किन और अबव मसल्स पे होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है. फेशिया बहुत लेवल पे होता है, सुपरफिशियल, इंटरस्टिशियल एंड डीप फेशिया. तो इसे कॉमनली मायोफेशिया भी कहा जाता है, इसीलिए इसके रिलीज टेक्निक को कहा जाता है मायोफेशियल रिलीज. तो अभी देखिए पेशेंट को एक्सटेंशन में पेन है एंड फ्लेक्शन में पेन है. जब पेशेंट फ्लेक्स कर रहा है तो वो जहां पे दिखा रहा है उस रीजन में उसे पेन हो रहा है. तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि वहां का मायोफेशिया जो है वो हम वहां पे रिलीज कर रहे हैं. इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके कुछ ये होते हैं टेक्निक्स एंड द थिंग्स. तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं मायोफेशिया रिलीज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हो उसकी थाई पे, और बाद में देखिए फ्लेक्शन बढ़ भी गया है और पेन इज नाउ रेड्यूस. और वो बोल रहा है कि अभी मुझे थोड़ा ऊपर पेन हो रहा है, वहां पर पेन कम हो गया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ऊपर के साइड में पेन हो रहा है. इस एंगल में, इस डिग्री में उसको थोड़ा अभी ऊपर पेन हो रहा है. देन आई विल अगेन डू द मायोफेशियल रिलीज. आप देख सकते हैं उसकी क्वाड्रिसेप मसल्स में कैसी मूवमेंट हो रही है, एंड दिस मूवमेंट इज शोइंग दैट कि उसका मायोफेशिया टाइट हो गया था, जिसको रिलीज करने से अभी मसल इज गेटिंग रिलैक्स. तो ये ओवर यूज इंजरी हो सकती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के रनिंग किया. नाउ आप देख सकते हैं फ्लेक्शन इजी हो गया है, मसल रिलैक्स हो गई है, अभी पेन कम हो गया है, बट ही इज स्टिल फीलिंग सम व्हाट डिस्कम्फर्ट. अब हम उसको थोड़ा सा अनशन करेंगे क्योंकि संधि मर्म है, इसमें हम थोड़ा सा अनशन कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं मसल को. यहाँ देखिए आप इस रीजन में किस तरह से
मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो रही है, और हमने ऑल्सो उसकी जो मिनिस्कस पे जो प्रेशर था वो भी रिलीज किया है। Now you can see patient becomes more comfortable. One more time I am going to release the trigger now. Now he becomes the more comfortable. Then हम अभी गैस्ट्रोनीमस या फिर काफ मसल जिसे कहते हैं, काफ मसल में इंजरी होने की वजह से कैसे नी पेन में एक्यूट नी पेन हो सकता है और उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। This player or the sportsman is having the pain in this Achilles tendon. So most probably he क्या इसका साउंड आ रहा है? प्लीज लेट मी नो समबडी। नहीं सर। मैं जब प्ले कर रहा हूं तो मुझे बताइए। दाबल्यावर दुखताय का बेटा की बरं वाटतंय? So here आता it is येतोय a सर. tenderness. So this is basically the Achilles tendinosis, and as I have explained earlier also that this is a lateral head of the gastrocnemius muscle. This is a medial head of the gastrocnemius muscle, and when you go medially towards the your heel, here you will feel that these both head are attaching somewhere near this, and the patient will have a shooting pain. इधर दुखता है बेटा? So this particular portion or this particular point is explained very brilliantly as a this player or this. Here you will feel that these both head are attaching somewhere. Sorry, there is something glitch. So at the juncture of this particular portion or this particular point is explained very brilliantly as a. So this is basically a Indravasti Marma where I am locating it correctly. So in this video continuation. So at the juncture of the medial head of the gastrocnemius and lateral head of the gastrocnemius. So at the juncture of the medial head of the gastrocnemius and lateral head of the gastrocnemius, at this juncture from where the Achilles tendon starts is the Indravasti Marma, and here you will find the trigger point. Now again you have to ask most of the time, it is feel better when we pull it towards the upward. बरं वाटतंय एवढा? So this is the trigger point therapy basically. Severity of the pain will increase if we will put below. So here the severity will increase. We just have to confirm lateral and medial. इकडे here it is. So laterally it is paining. So we will pull it superior medial.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So for 60 seconds we have to keep it in tension. Okay, बघ आता काय वाटतंय समीक्षा आता? So now it has been relaxed. इथे अजूनही पेन वाटतं का तुला? So इथे वाटतंय. So the reason for this tendinosis, particularly you have the pain in the another leg, is from this Achilles tendons laterally is increasing, and hence, So this is the as I have told you earlier, that here actually आई एम एक्सप्लेन, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे दोनों मसल्स में इम्बैलेंस होने की वजह से एक घुटने पे प्रेशर आया और जिस घुटने की वजह से अकिलिस टेंडनोसिस हुआ है और जिसकी वजह से नी पेन और अकिलिस टेंडनोसिस पेन उस पर्टिकुलर मसल में होता है। इस वीडियो में जो आपने देखा इसे कहते हैं हम ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, या जिस जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर होती है मर्म चिकित्सा के साथ हमारे। तो लेकिन हमने उसको एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि क्या होता है कि मर्म चिकित्सा में बहुत बार सिर्फ पीड़न किया जाता है, लेकिन पीड़न किस दिशा में करना चाहिए उसके लिए जैसे आपने देखा कि मैंने उसको चारों दिशा में स्ट्रेस देके देखा और जहां पे कंफर्टेबल था वहां पे 60 सेकंड के लिए होल्ड किया है। तो कहीं पे भी रैंडम पॉइंट में हमें प्रेस नहीं करना है। तो दिस इज व्हाट कंसेप्ट बिहाइंड, इसी को ट्रिगर पॉइंट थेरेपी भी कहते हैं। नाउ हम देखेंगे ड्राई निडलिंग। यहाँ पे सार्टोरियस मसल पेशेंट की जो थी, इंटरनल रोटेटर मसल जो होते हैं थायर इंटरनल रोटेटर, वो यहाँ पे इंजर्ड हुए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर कसं होता है. सो यहाँ आप देखिए पेशेंट बता रहा है कि मुझे यहाँ इस रीजन में पेन हो रहा है कोणत्या दिशेने होत आहे कसं? और वो जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है कि किस साइड से किस साइड की तरफ पेन बढ़ रहा है। काय करत होता? वॉर्म अप वगैरे केलं होतं का आधी? सो वो बता रहा है कि मैं दौड़ते दौड़ते अचानक से पेन दर्द होने लगा है। तो अभी देखते हैं हम इसको कि हमने इस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट किया। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंसर्शन है सार्टोरियस मसल का, वहां पर हमने ड्राई निडल किया है एंड वी कैन कीप दिस ड्राई निडल फॉर अराउंड 10 to 20 मिनट्स। इसी के साथ वहां पे ग्रासियलिस मसल्स और बाकी भी मसल रहती है इंटरनल रोटेटर ऑफ द थाई। This is what we can say that the मांसगत हम उसे मांसगत वेदन कर्म या गंभीर वेदन कर्म भी कह सकते हैं। जो पेन था वो इमीडिएटली रिलीफ हो गया है। देन जो आईटी बैंड होता है, ये रनर्स नहीं या जो एथलेटिक्स होते हैं या फिर बहुत बार सीढ़ियां चढ़ते हुए सीढ़ियां उतरते हुए या किसी भगदौड़ के दौरान ये इंजरी हो सकती है। तो इसमें हमने कपिंग और बाकी ट्रीटमेंट्स को ये किया है। तो पेशेंट अभी बता रहा है कि घुटने से लेके तो हिप तक पेन हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या डायग्नोसिस किया है कि हैमस्ट्रिंग मसल स्टीफ हो गई है और किस तरह से हमने वहां पे हैमस्ट्रिंग मसल को अभी हम कपिंग कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको फास्ट ले जाना चाहता हूँ। So we are ये देखिए, ये हमने ये कप हमने लगा दिए हैं। अब हम इसको डायनेमिक कपिंग की तरह यूज करने वाले हैं। इसका स्पेसिफिक एंगुलेचर होता है, इसका स्पेसिफिक तरीका होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को मूवमेंट दे रहे हैं अलोंग विद द कप। ये क्या करेगा, हैमस्ट्रिंग मसल को रिलीज करेगा, जो फिमोर जो सियाटिक नर्व है उसका न्यूरल टेंशन भी रिलीज करेगा और जो टिश्यू हीलिंग है उसको भी प्रमोट करेगा। if
और अब हम क्या कर रहे हैं, उसके नी की तरफ से उसको कप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे उसका सुप्रापटेलर टेंडन जो है वहां पे कपिंग किया है। उसके बाद में हमने दोनों लैटरल साइड में, आईटी बैंड की साइड में और इंटरनल, और उसके बाद में हम उसको वापस रोटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसल्स रिस्टोर हो रहा है। देन इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। द टेक्निक वी कैन आल्सो यूज अलॉन्ग विद द जेली। जेली के साथ हम आयुर्वेद ऑयल को भी मिक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनका क्वाड्रिसेप मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। सुप्रा पटिलर टेंडन जो होता है, क्वाड्रिसेप टेंडन, उसको हम रिलीज कर रहे हैं इस टेक्निक में। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रिसेप को हम किस तरह से आईएसटीएम, इसको इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू, ये जो टूल मेरे हाथ में है इसे आईएसटीएम टूल कहते हैं, जो कि एक सर्जिकल ग्रेड स्टील से बना होता है। ये हम आईटी बैंड को सेम आईएसटीएम टूल से रिहैब कर रहे हैं। देन इसमें वी आर पुटिंग द टेपिंग। टू प्रोटेक्ट द रनर्स नी, या फिर जो आईटी बैंड पे प्रेशर होने की वजह से अगर नी पेन हो रहा है तो इस तरह से हम टेपिंग कर सकते हैं। इसे काइनेजियोलॉजी टेपिंग कहते हैं। ये अराउंड डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेच होता है। तो ये पूरा लगने के बाद जो है वो इस तरह ऐसे दिखेगा। ओके, इस तरह से वैसा दिखेगा, जो कि नी पर आने वाला एक्सेसिव जो प्रेशर है वो कम करेगा। देन हम वेदन कर्म भी नी का कर सकते हैं। वेदन कर्म डूज द फेशियल रिलीज, क्योंकि इससे भी फेशियल रिलीज होगा, covering the knee joint. So when we do the Vedhan with this half 26 number needle, the fascia, तो अग्निकर्मा भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की, जिसमें अगर शीरा कंडरागत यानी लिगामेंट इंजुरी है तो आपको आप स्नेहन, लेपन, टिपिंग और ब्रेसेस देना है। स्नायुगत है तो वहां पे, टेंडोनगत है तो वहां पे आपको स्नेहन, लेपन, टेपिंग, अग्निकर्मा और फिर आपको ब्रेसेस देना है। अगर बुरसा पिच्छा बर्साइटिस है, पेसेंसरिन बर्साइटिस है, सुप्रापटेलर बर्साइटिस है या फिर इंट्रापटेलर बर्साइटिस है, तो वहां पे आपको उपनाहा और अग्निकर्मा करना है। श्लेष्मधरा साइनोवाइटिस है तो वहां पे स्नेहन और लेपन करना है। वहां पे अगर आप अग्निकर्म या वेदन कर्म करोगे तो और ज्यादा क्षय हो जाएगा, इसलिए वहां पे आपको स्नेहन और लेपन करना है। मिनिस्कस में मेद मज्जा वसा की तरह आपको ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पे स्नेह, आपको वहां पे मासरस सिद्ध बस्ती देना है, आपको स्नेहन देना है। बहुत लोग इसमें भी, लिगामेंट इंजुरी में भी और मिनिस्कस इंजुरी में भी अग्निकर्म और वेदन कर्म के लिए बोलते हैं, लेकिन देखिए वहां पे ऑलरेडी आघात है, वहां पे ऑलरेडी क्षय है, तो आप वहां पे अग्निकर्म से और ज्यादा क्षय बढ़ा देंगे। अस्थिगत अगर है तो वहां पे स्नेह, पिंड स्वेद, षष्टिकशाली और स्वेदन करना है। मस्कुलर में है तो फिर आप यहाँ पे वेदन करना है, स्नेहन करना है, कपिंग करना है और टेपिंग उसको स्टेबिलाईजेशन के लिए करना है। अगर मांसधरा कला में है, डीप फेशिया अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें आपको मर्दन करना है, कपिंग करना है। इसमें फिर आप वेदन भी कर सकते हो, इसमें फिर आप अग्निकर्मा भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।
तो अभी बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिटीज यूज करके एक्यूट पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं. Yes, Dr. Saloni, ma'am, you can ask the question. अग्निकर्मा एक्यूट में नहीं करना बेसिकली, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी शोथ है, वहां पे ऑलरेडी यह है, तो आप अग्निकर्मा करोगे तो और शोध बढ़ सकता है. तो आई डोंट रिकमेंड अग्निकर्मा इन एक्यूट पेन. हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. सर मुझे पूछना था, जो अगर आईटी बैंड सिंड्रोम क्या हो सकता है पोस्टीरोलेटरल थाई में अगर पेन है, तो क्या हम उसको आईटी बैंड सिंड्रोम बोल सकते हैं? आईटी बैंड सिंड्रोम जो होता है, ये ऐसे हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं. आपको पूरा पेशेंट का मैकेनिज्म ऑफ इंजरी समझना पड़ेगा. पेशेंट का क्या है, आईटी बैंड सिंड्रोम क्या होता है. इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम जनरली रनर्स में, हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स में होता है, जिनका पेल्विस से लेके तो लैटरल अटैचमेंट जो होता है इलियोटिबियल बैंड का. इलियोटिबियल बैंड कहाँ से शुरू होता है, आप बता पाएंगे मुझे? डॉक्टर सलोनी मैम, यस सर। इलियोटिबियल बैंड कहाँ से शुरू होता है? यही दिक्कत है मैडम कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी. आईटी बैंड जो होता है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेंडन इन योर बॉडी. इट इज अ टेंडन. सो इट स्टार्ट फ्रॉम द टेंसर फेशियल लेटा मसल, जिसको शॉर्ट में टीएफएल भी कहते हैं. So it starts from the TFL muscle and attaches to the lateral aspect of the tibia, and hence it is called as the IT band, that is iliotibial band. So it starts from the ilium and attaches to the tibia. तो जब इलियम और टीबिया में मिस कोऑर्डिनेशन हो जाता है, या फिर वो लिगामेंट बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो उसे कहते हैं इलियोटिबियल बैंड. तो केवल पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में पेन है इसीलिए आईटी बैंड हो, इट इज नॉट कंपल्सरी. उसका मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी क्या है, उसको जो जैसे मैंने अभी आपको कुछ लक्षण बनाए थे कि धातुगत लक्षण है उसमें, या उसको हो सकता है पोस्टीरियर लैटरल हो, तो क्वाड्रिसेप में भी इशू हो सकता है, उसके एक्सटर्नल रोटेटर ग्लूटियल मसल भी अफेक्टेड हो सकती है, या हो सकता है फिमोरल नर्व कंप्रेशन हो, सॉरी सियाटिक नर्व कंप्रेशन हो, वो भी उस टाइप के पेन ये कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकता है. सो बेसिक चीज है कि उसको डायग्नोसिस हमें करना पड़ेगा. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स यू कैनॉट डायग्नोज द डिसीज, यू हैव टू डू द क्लिनिकल असेसमेंट ऑल्सो. इसीलिए आज हमने विस्तृत से क्लिनिकल असेसमेंट भी देखा. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? Sir, that facial muscle relaxation technique you showed me, no sir, now? That one, if I want to learn more, means how it will be? Where can I? We are coming with the complete masterclass in Ayurveda orthopedics course. Might be launching in next month. It will be exclusively 3 to 4 months where we are going to cover each and everything. Each modality I have shown to you, because each modality have its own limitations, its own benefits and own philosophy. So we have to understand it in deep, that where to use, where not to use, how to use. So if Okay, sir. you are interested, you can contact Dr. Lalit Heda sir or Dr. Manjusha madam, or just you can put a message on that particular group from where you got this link.
that I want to join the master class, and that master, we are going, most probably we are going to declare it in the next lecture. Okay, sir. Thank you. Dr. Saloni ma'am, do you got your answer, or I can help you if you can tell me more about the patient? सर बात ये है कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे ना, हाँ, उनको लो बैक पेन के लिए वो आए थे, वो हमने लो बैक पेन का उनका ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक हो गए लो बैक पेन, लेकिन अब उनका पेन ना पेल्विस से लेके नी तक जा रहे हैं, और वो भी पोस्टीरियोलेटरल एस्पेक्ट तक, और वो हाँ, पेन उनको नॉर्मली नहीं रहता है, जब वो लेट कर उठते हैं, जब लेट कर पैर रखते हैं नीचे, तब उनका पेन शुरू होता है, वो भी रात में थोड़ा पेन सीवियर होता है। उसका ओरिजिन मोस्ट प्रोबेबली लंबर स्पाइन में है। उनका जो है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल टाइट है, उसके साथ साथ उनका ग्लूटियल मसल टाइट है, उसके साथ साथ उनका पायरिफॉर्मिस मसल भी टाइट है, उसके बाद उनका हैमस्ट्रिंग मसल भी टाइट है। तो इसको काइनेटिक चेन कहा जाता है कंप्लीटली। तो दिस कंप्लीट काइनेटिक चेन उनकी ब्लॉक है, और मोस्ट प्रोबेबली आप जिस टाइप से बोल रहे हो उनको L3 L4 में प्रॉब्लम होना चाहिए। L3 सर L4 वहां पे वो बोलते हैं मेरा पेन चला गया, वहां पे मेरे को पेन ही नहीं है, मैडम, उनका पेन सारा नीचे की तरफ आ गया है। मैडम ऑलवेज रिमेम्बर, एक चीज हम हमारे कोर्स में हमेशा कहते हैं, अगर आपने इससे पहले के रिकॉर्डिंग्स देखे होंगे या लेक्चर अटेंड किए होंगे, तो हमने नी पेन का कनेक्शन कैसे सैक्रोइलियक जॉइंट के साथ होता है ये उसमें एक्सप्लेन किया था। तो इसे कहते हैं रीजनल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पेन। आप जो फिनोमिनन बोल रहे हो, इस फिनोमिनन को कहते हैं। अभी देखिए, फुट ड्रॉप अगर किसी पेशेंट को होता है तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? फुट में प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी पेशेंट को फुट ड्रॉप होता है तो एंकल में प्रॉब्लम होता है L4 नर्व रूट में। कहाँ होता है? L4 पेरिफेरल। अब L4 नर्व रूट अगर, तो वो उस पेशेंट को जिसको फुट ड्रॉप है, उसको लो बैक पेन तो बहुत बार होता भी नहीं है, तो फिर आप ट्रीट क्या करोगे? फुट को ट्रीट करोगे या जहां पे नर्व कॉम्प्रेशन है उसको ट्रीट करोगे? ओरिजिन को ही ट्रीट करेंगे, मतलब हाँ, जहाँ पे। तो ऑलवेज फाइंड द रूट कॉज। मैं हमारे सारे लेक्चर्स में, अगर आपने अटेंड किया होगा इससे पहले भी और इसके भी, तो आई इंसिस्ट कि आप डायग्नोस कीजिए पेशेंट को पहले। आप पेशेंट क्या बोलता है उसको मत सुनिए। अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, तो देन इट इज गोइंग टू डिफिकल्ट कि आप एक जगह ट्रीट करोगे, पेशेंट को दूसरी जगह पेन चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट डायग्नोस, देन मेक अ प्लान, और बाद में उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद में भी अगर आपको कहीं फेल्यूर आ रहा है, कहीं आउटकम पेशेंट का पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो देन वी हैव टू रीअसेस। आप उसकी क्लिनिकल टेस्ट, कौन सी क्लिनिकल टेस्ट आपने उसमें परफॉर्म की? सर जैसे मैंने सियाटिका का पहले सोचा था, फिर जब नीचे रेडिएटेड हो रहा है तो आपने सियाटिका। आपने क्या हमारा सियाटिका का लेक्चर अटेंड किया था? नहीं सर, हाँ, नहीं किया सर। हाँ, तो आप उस ग्रुप में जाइए, सियाटिका का लेक्चर अटेंड कीजिए, क्योंकि केवल SLR टेस्ट, ये एक टेस्ट नहीं होती है। इसके साथ में आपको स्लम टेस्ट करनी चाहिए, रिवर्स SLR करनी चाहिए आपको, और फेबर टेस्ट करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने हमारे फ्री लेक्चर में साइटिका की बताई है, और 2 सेगमेंट्स में बताई है। होता, ओके सर। हम वी शुड बी वेरी स्ट्रांग इन अवर डायग्नोसिस, और यही सारी चीजें हम हमारी मास्टर क्लास में कवर करते हैं कि आप पहले डायग्नोस करना सीखिए। ट्रीटमेंट तो बहुत है, ट्रीटमेंट हर कोई कर रहा है। ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कर रहा है, ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी कर रहा है, ट्रीटमेंट होम्योपैथी डॉक्टर भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जो नेचुरोपैथी वाले हैं वो भी कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग ट्रीटमेंट। डॉक्टर का बेसिक काम होता है डिसीज को डायग्नोस करना। तो हमें पहले स्ट्रांग बनना पड़ेगा डायग्नोसिस में। अगर आप प्रिसाइजली डायग्नोस कर पाओगे तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है, बिलीव मी। ओके सर।
Okay, friends, we are already Sir, can I very. ask one question? Yes, ma'am, please. Sir, it is knee problem, but not an injury. Yeah, it may be This a is osteoarthritis. oh, Yeah, tell no, me, no, please. sir. I'll tell, sir. This is 1 year back. I had some psychiatric medicine. Hmm. By using that only it is started. The pain is on medial side, sir. Exactly medial compartment. Bone is becoming hard kind of feel, sir. Problem is unable to squat that time. Slowly the problem increased to great extent. Now I stopped all the psychiatric medicine. But Hmm. this problem, it is like a 1 rupee coin size. I feel like that much pain, that much problem. I have pain as well, some hard feeling there on the bone. And Hmm. usually I understood this problem two ways. One is squat, unable to squat. The other one I do rickshasan. Usually I used to do. Now unable to bring that leg up into the position. That rickshasan position I So am unable basically, to do. hmm, Uh, basically, what you are explaining, ma'am, you are having the problem in knee flexion. uh, Okay, might be in the medial compartment. So your hamstring and the internal rotators are got affected. Now you are connecting it with the psychiatric medicine, but first of all, we have to understand that if you are taking some or the other kind of medicine, the medicine is going to work on the whole body, not on the particular part. So if the particular part has been affected, it means that there is something anatomical involvement along with the physiological involvement. uh, Okay, so we have to uh, find that anatomical involvement. For that purpose, you should do your lumbar X-ray, and along with that, have to check it personally, physically. So it will be uh, difficult to guess like things. Are you getting? But still, if you want, you can do the complete Snehan Swedan of the particular thigh, of both the quadricep and hamstring muscle, along with try the that I Rakta did, sir. Mokshan and try the Rakta Mokshan. Again, one more thing, Where, sir? Raktamokshan, where? That area? that area you can do it with the leech or you can do it with the cupping. Okay, sir. Okay. And And the second, investigations? second Investigations? thing, Yeah. serum B12 level, serum D3 level can also play a major role if you are feeling the warmth there. I have done these, sir. They are in normal limits. What is the limit? What are the readings? B12 is in between, sir. The range No, I 270. am not Sir, asking about the range. What is the exact reading? I have to check, sir. It is in the reports. This is one of the most important thing. Remember all the things, Sir. all the participants. There are three. There are two kinds of ranges. Now, madam, as the madam is saying that they are within the limit normal range. So, what is the normal range of the B12? It is from 200 to 900. So if somebody's reports come 201, he is also having the normal B12. And if somebody's B12 level is coming 900, 950, or sorry, 800, 850, then it is also normal. So it is a nutrient. B12 is a nutrition. It is a one of the essential nutrition of your body. So how could be this that a person with having the 200 to 20 B12 is also normal and a person with 850 uh, B12 level is also normal? Does it make sense? Does it make sense? So in between it, there is a optimal range. So the optimal range of the B12 level should be between 500 to 700 mg. If it is below that,
then you are just surviving. It is not sufficient. Try to understand. It is not sufficient. The same is with the D3 level. Most of the people come with the 30-31 milligram of the D3 level and they call that it is sufficient. No, it is not sufficient. The optimal range of the D3 is around 50 to 70. That is the optimal level. Optimal level means the level which is required. मैं सारे मेरे जो पेशेंट्स होते हैं उनको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोगों को देता हूँ, समझिए. फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि मेरा जो आहार है, मेरा जो भूख है, मेरा जो डाइट है, इट इज ऑफ द 3 चपातीज रोटी, 3 चपातीज एंड अ रोटी. अगर मेरा खाना है कि 1 चपाती और 3 रोटी मैं खाता हूँ, लेकिन एक आध दिन मैं बाहर हूँ या कहीं पे बिजी हूँ और मुझे खाने को ही ना मिले और बहुत भूख लगी और कुछ भी खाने को अवेलेबल नहीं है, एट दैट टाइम अगर कोई मुझे आधी रोटी भी दे देगा तो मैं खा लूंगा. क्या बोलेगा, चलो ठीक है, आधी रोटी से तो मेरा काम अभी का बना है. लेकिन क्या वो मेरा ऑप्टिमल डाइट हो गया? इज इट सफिशिएंट फॉर मी? उस आधी रोटी से मेरी भूख थोड़ी देर के लिए, या मेरी भूख जो है वो शांत हो गई, मेरी शुदा शांति हो गई, लेकिन क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है? अगर मैं रोज आधी रोटी खाऊंगा तो क्या होगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा. सो दिस इज द थिंग कि मिनिमल रेंज ये होती है. मेरी जरूरत कितनी है? 3 रोटियों की, 3 चपाती होगी. तो वो 3 चपातियों अगर मैं खाऊंगा तो मेरी स्ट्रेंथ, मेरा स्टेमिना, मेरी एनर्जी टिकी रहेगी. अगर उससे मैं कम खाऊंगा तो वो कम होगी. उससे ज्यादा खाऊंगा तो देन मैं बीमार पड़ जाऊंगा. तो ये सिंपल चीज को समझिए, क्योंकि B12 लेवल खाना ही है आपका. इट्स अ फूड, इट्स अ सप्लीमेंट, इट्स अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो वो भी आपका ऑप्टिमल रेंज में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार 250 है सर, नॉर्मल है. 250 इज नॉट अ नॉर्मल. डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes. डॉक्टर माधवी कांधोड़कर मैडम, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है मैम? यू आर हाँ रेज द सर, हैंड. यस सर, गुड मॉर्निंग. गुड सर मॉर्निंग. मुझे ये पूछना है कि अभी आपने बताया B12 का एक मतलब नॉर्मल इंटेक होना ही चाहिए. तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा B12 के इनसफिशिएंसी के लिए क्या करना चाहिए सर? पेशेंट को क्या प्रीफर करना चाहिए या एडवाइस क्या करना चाहिए, जैसे हमारे खाने में लीजिए या हमारे मेडिसिन में? रक्तपाचक. ओके. रक्त का ही, अरे B12 डेफिनेटली, अगर B12 अगर कम हो जाता है तो आपको हाँ. न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, रक्त क्षय है. यस. आयुर्वेद में आपको ऐसा B12 नाम से कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा. है ना. तो आपको वो किस चीज का घटक है, वो किस धातु से संबंधित है, उस धातु पोषक द्रव्य आपको देना है. सर प्लीज थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया. देखिए मैडम, B12 लेवल जो है, अगर B12 लेवल कम होता है तो क्या साइन मिलेंगे आपको? जैसे उसमें टायर्डनेस आएगा, वीकनेस फील करेंगे, हम्म, और मतलब बहुत ज्यादा उनका एक जो स्टेमिना होता है वो डाउन हो जाएगा. बराबर है. मसल All फटीग nerve होगा. related. मसल All फटीग nerve होगा. related. प्लीज मैम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो मसल फटीग होगा, यानी क्या आएगा उसको आयुर्वेद के अनुसार? ट्विचिंग होगा. करेक्ट. ट्विचिंग होगा, उसको बर्निंग सेंसेशन होगा, उसको नमनेस होगा. ये सारे अगर आप देखोगे तो ये रक्तगत वात के लक्षण है. तो यस. यहाँ पे रक्त धातु आपका दुष्ट हो रहा है. दूसरी बात, उसको थकावट आ रहा है, उसको आप फटीग बोल रहे हो, टायर्डनेस आ रहे हो, क्लमजीनेस आ रहा है. ये सारा जो है, ये कार्शक के लक्षण है, ये दौर्बल्य के लक्षण है. तो यस. आपका जो प्रीनन है या ब्रूहन है, वो किस धातु से होता है? प्राइमरी रस धातु से. कौन सा धातु आपको सारी रस जगह धातु. पे?
तो डेफिनेटली, तो अभी ये अगर रक्त धातुगत व्याधि है तो आपको उसको रक्त धातु के अनुसार ही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। यस सर, ओके, आई बात समझ में। और सर What- और एक क्वेश्चन है हम्म, और बोलिए। एक क्वेश्चन है कि एक 15 इयर्स यंग गर्ल है हम्म, जिसके बारे में आपको मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि वो मतलब टोज वो पूरा प्लेन मतलब पैर करके वो नहीं बैठ सकती है, वो जस्ट मतलब सामने के टोज पे ही हमेशा बैठती है। उसी को भी बीच में ये प्रॉब्लम हो रहा कि उसका काफ रीजन कभी कभी एकदम हार्ड हो जाता है और उससे पेन फील होता है। और कभी कभी वो कहती है कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि एकदम मुझे अंदर से उसको एकदम ऐसा ठंडापन मतलब बहुत ठंडा कुछ मुझे फील हो रहा है, ऐसे भी उसको फील होता है। तो अब इसका रीजन क्या होता है सर? इसमें मैडम उसको कुछ तो ऑटोइम्यून डिसीज हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, तो उसके प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा। दूसरी बात ये जो आप बोल रहे हैं कि टोज पे बैठती है, हिल वो नीचे टिका नहीं पाती है, इसका मतलब उसका हाँ। थोरैकोलम्बर फेशिया या थोरैकोलम्बर जो मसल्स है, जिसको कोर मसल्स भी कहते हैं, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल हो गई, रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल हो गई, उसकी हिप की मसल्स है, ये सारी टाइट है और इन मसल्स की वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रही है। अब इतने ओके। कम एज में ये मसल्स इतनी टाइट क्यों होती है, तो उसमें एक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, उसमें कोई किसी टाइप का आमवात जन्य संप्राप्ति की तरह आप उसको देख सकते हो, तो उसमें कुछ हो सकता है रूमेटिज्म का कोई फैक्टर हो, उसका ओके। एएनए, उसके बाद में उसका एंटीसीसीपी, एएनए, सीआरपी, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन उसके होने चाहिए। सर तो प्लीज इस पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकती हूँ हाँ या चलेगा, मैसेज डाल सकती हूँ? चलेगा मैडम। ओके सर, थैंक यू। और सर अभी आपने जिस कोर्स के बारे में अनाउंसमेंट किया है उस हम्म, कोर्स में आप एक्सरे एक्सप्लेन करने के ऊपर फोकस करने वाले हैं? यस मैडम, रेडियोलॉजी हम उसमें जो जहाँ पे जरूरी रेडियोलॉजी है वो हम उसमें ये करते हैं, ऑलरेडी इट विल, ओके सर, क्योंकि थैंक जिस यू। तरह से ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्सरे देखते हैं उसी तरह से अगर आप एक्सरे देखोगे तो यस। क्या होगा हाँ, कि आप भी वही सोचोगे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन सोच रहे हैं। गॉट माय एग्जैक्टली, पॉइंट? एग्जैक्टली। और जिस स्टार्टिंग का जो सॉरी हम्म, बोलिए। जिस चश्मे से स्टार्टिंग का जो एनाटॉमी, हाँ, एनाटॉमी का क्या? एक्सट्रीमली सॉरी सर, हाँ, नहीं बोलिए नहीं, आप। बोल लीजिए बोलिए। नहीं जो जैसे मुझे ऐसे ऑर्थोपेडिक में पहले मुझे काफी इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हम्म, जब कॉलेज गोइंग थे तब उसको ऐसे ही थोड़ा लाइट लाइट करके छोड़ दिया, जितना काम का जितना है उतना पढ़ के छोड़ दिया। लेकिन अभी जैसे आपके सिखाने से इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी ऐसा हम्म। लग रहा है कि एनाटॉमी फिर से रिवाइज होनी चाहिए। तो आप उस कोर्स में एनाटॉमी पे भी फोकस करेंगे प्लीज? हाँ, तो रहता ही है मैडम, अगर आप उसका कोर्स का सिलेबस देखोगे तो उसमें फंक्शनल एनाटॉमी, हम बेसिकली फंक्शनल एनाटॉमी पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन एकेडमिक एनाटॉमी पे, ओके। क्योंकि एकेडमिक एनाटॉमी आपको खुद को ही पता है कि 1.5 साल का तो आपने एनाटॉमी सीखा है फर्स्ट ईयर में, तो 1.5 साल तो हमें यस। एनाटॉमी सीखने को लग जाएगा, बाकी तो बाद में रह जाएगी। अगर हम एटलीस्ट बेसिक। नहीं, बेसिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेसिक इज अ डिफरेंट थिंग, हम एडवांस सीखेंगे, ओके दैट इज सर, ओके। फंक्शनल एनाटॉमी, कि जितनी एनाटॉमी काम की है, जैसा आज हमने देखा कि नी पेन में क्वाड्रिसेप मसल पे हैमस्ट्रिंग मसल से क्या फंक्शन होते हैं, और अगर ये फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो कौन सी मसल पे काम करना चाहिए या कौन से नर्व पे काम करना चाहिए। जैसे कभी मैडम ने पूछा था कि उसको आप पोस्टीरियर लैटरल रीजन में पेन है, तो मैंने बोला कि L4 नर्व रूट कॉम्प्रेशन हो सकता है, तो हमें ये एनाटॉमी समझनी चाहिए, है ना? यस, यस, यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके क्लास की वजह से ऑर्थोपेडिक मतलब ऑर्थो सब्जेक्ट में या ऑर्थो सीखने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है सर, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा कि नहीं जब सर आप ऑब्वियसली आप तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा डीप है सब इसमें, एक्सपर्ट है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो भी अगर 10% भी अगर हम लोग कुछ सीख ले तो आई एम आई वेरी, थिंक टू बी वेरी फ्रैंक, बेटर फॉर मी। I am a converted person. I have done the allopathy for nearly जनरल प्रैक्टिस फॉर नियरली 8 years इनिशियली फॉर माई ऑफ माई करियर। उसके बाद में सब छोड़ छाड़ के जब मैं एलोपैथी में आया, तो मेरे जो गुरु है, मेरे जो टीचर है डॉक्टर
रामदास आवाड़ सर, जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू स्पेशलिटी प्रैक्टिस कर, तो जब मैंने स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना चालू किया, जब मैं ये केसेस को गो थ्रू किया, तो मुझे ध्यान में आने लगा कि मैं खुद को स्पेशलिस्ट कहलाने के लायक हूँ या नहीं हूँ। अगर मुझे बेसिक चीजें ही समझ में नहीं आ रही है पेशेंट की, मैं वही किए जा रहा हूँ, मैं वही अग्निकर्म किए जा रहा हूँ। आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट थिंग कि अग्निकर्म गलत है या वेदन कर्म गलत है, या मैं, आपने देखा कि मैंने वीडियो देखा, मैं भी वेदन कर्म, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण सारी चीजें करता हूँ, लेकिन उस करने के पीछे यस, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्ग डायग्नोसिस होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इससे क्या होगा कि अगर पेशेंट ठीक होता है तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट क्यों ठीक होगा, पेशेंट नहीं ठीक होता है तो भी आपको समझेगा कि पेशेंट क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो वो यस, जो एक पैशन था मेरा कि नहीं, पेशेंट को डायग्नोसिस करना है, तो तब मुझे जाके समझ में आया। मैंने जब बहुत सारे लोगों से काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत ज़्यादा ये किया, तो तब मुझे जाके समझ में आया कि क्या डिफरेंस होता है बेसिकली एक थॉट प्रोसेस में स्पेशलिस्ट के और जनरल प्रैक्टिशनर के। तो इसीलिए मैं सारे हमारे आयुर्वेद दोस्तों से, आयुर्वेद कलीग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिकम अ स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो में ही बनिए, आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी फील्ड में आप स्पेशलिस्ट बनिए, बट उसका यस, नॉलेज आप कंप्लीट रखिए। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अभी हमने ट्रिगर पॉइंट थेरेपी सीखा, मैंने मर्मत थेरेपी के साथ उसको को रिलेट किया। जब मैंने मेरा मास्टरी सर्टिफिकेशन इन मैनुअल थेरेपी यूएसए से किया, तब वो कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि हाउ इंपॉर्टेंट आर बर्मा। रियली मैंने जब भी ये सारी चीजें सीखी, जितनी बार भी सीखी, उतनी बार मुझे आयुर्वेद के प्रति ज्यादा गर्व महसूस हुआ, ज्यादा प्राउड फील हुआ कि ये आयुर्वेद में ऑलरेडी बताया गया है, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ कॉपी ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम किसी वैद्य के पास, किसी गुरु के पास जाते हैं, और उसके पास सीखते हैं उनके पास, और वो आके हमारे क्लिनिक में कॉपी करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे आयुर्वेद फेलो जो कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं। मैं, देखिए, हमारे जितने भी आयुर्वेद गुरु हैं, जितने भी रिनोन प्रैक्टिशनर है, चाहे वो जमदाग्नि सर हो, आवाड सर हो, प्रवीण जोशी सर हो, और बहुत सारे हैं, मैं कहता हूं कि हमने इनका एटीट्यूड लेना चाहिए, ना कि उनकी ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस। उन्होंने बिल्कुल उनके सर, मेहनत से, इतने सालों की मेहनत से उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस डेवलप की, और हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां जाते हैं उनको, और वहां से आके कॉपी करते हैं। देखिए, आप कॉपी से कभी भी आप पास हो जाओगे, आप मेरिट नहीं आ सकते हो। बिल्कुल। यू कैनॉट बी ऑन द टॉप, यू कैन पास विथ द कॉपी। अगर यस, आपको यस, टॉप आना है तो आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी। नो डाउट, यस, मेरे तो मेरा लाइफ जो चेंज हुआ है वो मेरे गुरु की वजह से हुआ है। तो मैं तो जरूर कहता हूँ कि सबने अपने गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, लेकिन उनसे उनका एटीट्यूड सीखना चाहिए, उनसे उनका किस तरह से पेशेंट देखते हैं, किस तरह से वो पेशेंट डायग्नोस करते हैं, ये सीखना चाहिए, ना कि वो क्या मेडिसिन दे रहे हैं, वो क्या मॉडलिटीज कर रहे हैं। आपने जितने भी लेक्चर्स अगर सुने होंगे, तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि फोकस ऑन डायग्नोसिस, यस, फोकस ऑन प्रोसेस। यस, आप अगर प्रोसेस सही करते हो तो बिलीव मी, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स अच्छे ही आने शुरू होते हैं। एग्जैक्ट। सो सर, थैंक यू वेरी मच सच फॉर में योर नाइस। आपकी वजह से मेरा ऑर्थो का विजन ही चेंज हो गया, और अभी तक कुछ भी सीखा नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं करना चाहिए। और आप तो हमारे लिए जीनियस है सर ऑर्थो में, रियली। मैं अभी भी आई एम स्टिल फीलिंग कि आई एम जस्ट स्टूडेंट राइट नाउ, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखते हो किसी चीज के बारे में, जितना ज्यादा पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। सो आई एम जस्ट स्टिल लर्निंग लर्निंग, और यही कोशिश है कि मैं मेरा ज्ञान शेयर भी कर पाऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि रूटीन प्रैक्टिस और इन सारी चीज़ों से डिस्टरबेंस होता है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। तो जो भी लोग कोर्स के सर, लिए थैंक यू एनरोल सो करना मच। चाहते हैं, उसकी फीस और स्ट्रक्चर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर फाइनलाइज हो चुका है, हमारी पहली बैच पिछले साल ऑलरेडी हो चुकी है, 6 मंथ मास्टर क्लास इन आयुर्वेद ऑर्थोपेडिक्स। कुछ लोग शायद उसमें से ज्वाइन हो तो वो पता उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है कि हम कितना डिटेल में डीपली सारी थेरोटिकल पार्ट्स कवर करते हैं, उसके बाद में सारी प्रैक्टिकल पार्ट्स भी कवर करते हैं।
So it will be a great learning experience to you all. It's already 10:30, I think. So we should take a leave. Thank you, See you sir. all next Once again. Wednesday. Thank you.